आज की कक्षा में हम कविता पढ़ेंगे। आपके द्वितीय सोपान में आधुनिक कविता में से दूसरी कविता है तोड़ती पत्थर, जिसके रचनाकार है या फिर कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर सुने भी नहीं है तो अभी आप लोग उससे अवगत हो जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के बहुत ही श्रेष्ठ या फिर मूर्धन्य साहित्यकार रहे हैं। तो उनकी रचनाएं कवि के रूप में ज़्यादा उभर कर वो आए, कविताएं ज़्यादा उन्होंने लिखा है। कविता के रूप में जिस प्रकार हम उन्हें देखते हैं तो उनकी कविताएं बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रहे हैं, बहुत ही मार्मिक रहे हैं और प्रस्तुत संदर्भ को लेकर वो ज़्यादा लिखे हैं। उनके समय में मतलब उनकी जो समय रहा है तो उस समय के संदर्भ में जो प्रस्तुत जो भी घटनाएं घटे हैं फिर समाज की जो स्थिति है उसे लेकर वो लिखे हैं। रचनाएं उनके अद्भुत है। अगर उनके जीवन देखेंगे, वैयक्तिक जीवन अगर हम देखेंगे तो बहुत ही संघर्षशील उनका जीवन रहा है। आपकी किताब में वो जो है उनका छोटा सा तस्वीर जो है वहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं उस किताब में। तो जो जिस प्रकार दिखने के लिए किस प्रकार है, मतलब दिखने पर लगते ही नहीं है कि वो साहित्यकार हो सकते हैं या फिर कवि हो सकते हैं। हम बाहरी राज्य ज़्यादा देखते हैं तो उस पर मत जाइए। उनका जो जीवन है बहुत ही संघर्षमय रहा है, क्योंकि उनके बचपन में ही मतलब तो अल्पायु में ही जो है मतलब वो कम उम्र के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और उसके बाद जो है घर की जिम्मेदारी उसे संभलनी है। गरीबी है, घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक तंगी थी और घर परिवार को चलाना है। तो और उसके बाद जो है वहाँ पर बड़े होने के बाद जिस प्रकार वो रचनाएं में व्यस्त हो गए तो उनकी रचनाओं के लिए उस समय कोई भी जो है उतना महत्व नहीं दिए, बहुत संघर्ष किए हैं। तो आपको पता होगा जो हम उनका समय रहा है जो यहाँ पर दिया गया 1886 उनका जो है 96 जो है उनका जन्म समय रहा है। तो उस समय जो है हमारे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन खूब रूप से चल रहा था, मतलब जोर जोर से चल रहा था। अखबार में जो स्वतंत्रता को लेकर हो सकता है, जनता को जागृत करने के संदर्भ में हो सकता है, लेख वगैरह जो है ज़्यादा छपने लगे थे। तो आप जानते हैं प्रेमचंद के संदर्भ में भी मैंने बताया है। तो उस समय जो है रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी अपना जो रचनाएं रचते थे उन्हें जो है अखबार में छपाने के लिए वो देते थे, तो ताकि उन्हें जो है उससे थोड़ा पैसे जो है मिल जाए। अखबार में अगर वो रचनाएं रच कर जो छप जाते हैं तो उसके लिए इनाम तौर पर कुछ जो है नकद या फिर कुछ पैसे जो है उनको या फिर उस साहित्यकार को दिया जाता है। ये एक प्रकार से जो है उस समय के लिए नियम था। तो उस कारण से वो जो है ज़्यादा रचनाएं रचते थे ताकि उनका कोई ना कोई जो रचना है अखबार में छप जाए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, निराला किसी दफ्तर में जाते तो वहाँ पर वो अपने लेख वगैरह दिखाते तो उनके सामने हाँ हाँ करते, निराला बाहर निकले ही होते तो उनकी जो रचनाएं हैं या फिर जिस प्रकार वो छपने के लिए छपाने के लिए वो अपनी रचना दिए होते तो उसे जो है वो लोग कचड़े डब्बे में डालते थे। ये स्थिति जो है निराला ने अनुभव किया है। तो इतनी गरीबी में जो है वो अपने जीवन यापन किए हैं। बहुत ही संघर्ष जो है उनके जीवन में आया हुआ है, संघर्षशील जो है उनका जीवन चला है, फिर भी कभी हारे नहीं है। उनकी रचनाएं आज कहीं पर भी जाइए हिंदी साहित्य के संदर्भ में, हिंदी चर्चा के या फिर हिंदी विषय को लेकर जब चर्चा में आ जाती है तो निराला की कई सारी कविताएं जो है चर्चा के विषय बन जाते हैं। आज ये लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं या फिर ये लोग मतलब यही लोग उनको धिक्कार रहे हैं, ये मैं इस अर्थ में नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिस समय इसे पहचान करनी थी उस समय उसे पहचान नहीं मिली। लेकिन आज ये लोग कहते हैं कि नहीं ये पुरस्कार मिलना चाहिए था, वो पुरस्कार मिलना चाहिए था। अब लेकर पुरस्कार मिलने पर क्या हासिल होने वाला है? जब उनको ज़रूरत थी तब अगर वो मिलता, थोड़ी बहुत उन्हें पैसों की मदद उनसे अगर हो जाती तो शायद निराला और भी अच्छे से शायद अपना जीवन जो व्यतीत कर पाते थे। उनका जीवन संघर्षमय रहा है, इस कारण से है कि पिता के बाद घर की जिम्मेदारी उन्होंने संभाला है और उसके बाद विवाह हो गया। विवाह के बाद भी जो है उनकी पत्नी भी जल्दी मर जाती है, उनकी पत्नी का भी जो है देहांत हो जाता है। तो इस कारण से वो भी दुख उनके मन में बस जाता है। इतने बड़े दुख में जो है वो अपने जीवन व्यतीत करते हैं। हो गया, एक बेटी थे उनके, एक ही बेटी थी। कई सारे लोग जो है निराला को बहुत बार जो है उन्हें दबाव डालते हैं दूसरी विवाह करने के लिए, लेकिन उन्हें जो है निराला को एक बेटी होती है, बेटी के कारण फिर से दूसरा विवाह जो है वो नहीं करते, बिल्कुल भी उसके लिए जो है वो सहमत नहीं होते, ताकि बेटी
बेटी का जीवन जो है बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि दूसरी आने वाली स्त्री किस प्रकार होती है, उनकी बेटी को कैसे स्वीकार करते, कई सारे वहाँ पर समाज में हमारे सामने प्रश्नार्थक है। तो इसीलिए वो दूसरे विवाह जो है नहीं करते हैं, बेटी का पालन पोषण करते हैं। इतनी तंगी रहने के बाद भी कोशिश करते हैं, कभी कभार उनका अच्छा हो जाता, कभी नहीं होता, जैसे भी हो बड़ी हो जाती है, विवाह करके दिया जाता है। तो विवाह तो करके देते हैं, तो वहाँ पर भी देखिए बेटी थोड़े समय के बाद वो भी चली बसती है पिता के सामने। खुद संतान की अगर इस तरह की स्थिति आ जाए, खुद संतान अगर मर जाता है, आंखों से दूर हो जाता है, तो क्या स्थिति होगी माता पिता की। तो निराला ने इसे भी झेला है। उनकी बेटी का जो है वहाँ पर निधन हो जाता है, तो उसके बाद तो जानते हैं विवाह होने के बाद मतलब बेटी जब ससुराल जाती है पराई मानी जाती है, तो ससुराल जाने के बाद अगर वहाँ पर मर जाती है तो उसका पूर्ण जिम्मेदार उनके पति पर आ जाता है। ससुराल वाले जो होते हैं उन पर होती है जिम्मेदारी, मतलब अंतिम क्रिया विधान जो करने का होता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी इन सभी नियमों को तोड़कर अपने पिता का जो है वो पिता का जो मतलब उनका जो कर्तव्य रहा है वो निभाते हुए बेटी का अंतिम क्रिया विधान जो है खुद वो करते हैं। उनको पति को करने नहीं देते, खुद वो करते हैं। उनकी एक कविता संग्रह है सरोज स्मृति, खंड काव्य के रूप में महान काव्य है उनका। सरोज स्मृति में उनकी बेटी का नाम सरोज है, तो उसमें जो है वो अपनी बेटी की जो दुख है, दर्द है, उन्होंने वहाँ पर व्यक्त किया है। किस प्रकार वो भोगे थे, किस प्रकार बेटी दूर होने पर उन्हें जो व्यतीत हुआ था, जो सदमा पहुँचा था, जिस गम में वो डूबे हुए थे, वो भावनाएं जो है उस कविता में हम देख सकते हैं। इतना संघर्षमय जीवन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी का रहा है, ये वैयक्तिक जीवन के संदर्भ में है। तो इतना सब कुछ रहने के बाद भी देखिए आप लोग, उनकी रचनाएं उत्कृष्ट कोटि के माने जाते हैं। इतनी सुंदर उनकी रचनाएं, इतनी अद्भुत रचनाएं हैं, बहुत ही मर्मस्पर्शी है। हमारे हृदय को जो है वो चुंबित करता है, हमारे हृदय को जो है वो स्पर्श कर देता है, हार्ट टचिंग जो हम कहते हैं, ऐसी इनकी जो है रचनाएं रहे हैं। तो उनकी जो रचनाएं हैं कई सारे हैं, कई सारी कविता संग्रह है। आराधना उसमें से प्रमुख है, जिसे यहाँ पर दिया गया, आपके संदर्भ में दिया गया है। अर्चना, कुकुरमुत्ता, परिमल, गीतिका, अनामिका, कई सारे जो है उनकी रचनाएं हैं और सभी एक से बढ़कर एक जो है श्रेष्ठ है। और ये जो आपके लिए कविता पढ़ने के लिए रखा गया है तोड़ती पत्थर, तो बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि ये जो कविता है मध्यम वर्ग के परिवार के गरीब लोगों की स्थिति को जो है दर्शाने वाला है। जो गरीब लोग हैं, खास तौर पर एक स्त्री को लेकर ये लिखे हैं। शीर्षक देखने पर आपको पता चला होगा या फिर आप लोग अर्थ लगाए होंगे, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर, इसका अर्थ बनता है जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। जानते हैं ना, जो कहीं पर इमारत वगैरह बन रहा है, तो देखिए बड़े बड़े बंगलों वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो उस समय पत्थर तोड़ने के लिए काम होता है, पत्थर तोड़ने का काम वहाँ पर होता है। तो उस काम को करने वाली एक गरीब स्त्री को लेकर, एक गरीब नारी को लेकर जो है कविता लिखे हैं। सिर्फ अकेले एक स्त्री को लेकर नहीं है, इस तरह के जो है मजदूरी करते हुए अपने जीवन यापन करने वाले कई सारे गरीब लोगों की दुर्दशा को जो है उन्होंने व्यक्त किया है। किस प्रकार उनकी स्थिति रही है, किस तरह वो वहाँ पर झेलते हैं, किस तरह उनकी मजबूरी है इस काम करने के लिए, इसका चित्रण हमें मिलता है। तो इस समाज में जो है हर किसी के संदर्भ में है, हर कोई स्त्री हो या फिर कोई भी मजदूर हो, जो कोई भी गरीब है, इस तरह के काम पर ही निर्भर जो रहे हैं, इनका प्रतिनिधित्व जो है करने वाला है। तो ये जो है इस एक महिला जो है पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, उस महिला को लेकर अपने मन की भावनाओं को, विचारों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यहाँ पर व्यक्त किया है। निराला उनका काव्य नाम रहा है, काव्य के संदर्भ में या फिर साहित्य के संदर्भ में है, तो निराला ही ज़्यादा वो प्रख्यात है, तो नाम सिर्फ निराला भी उनका लिया जाता है। तो निराला का इस कविता के संदर्भ में जो है, तो यहाँ पर एक दोपहर का समय है, तो उत्तर भारत से ये सभी हमारे हिंदी के साहित्यकार वहीं से जुड़े हैं। इलाहाबाद के सूर्यकांत त्रिपाठी जी, तो इलाहाबाद के पथ पर मतलब मार्ग में जब दोपहर के समय में वो गुजर रहे थे, तो उनके आंखों के सामने ये एक पत्थर तोड़ने वाली स्त्री पड़ जाती है। उन्हें वो देखते हैं, उन्हें देखने पर तब उसे लगता है कि ये स्त्री जो है या फिर ये जो महिला है, ये जो काम कर रही है, उनकी मनोदशा का चित्रण जो है अपनी कविता का भाव देकर जो है यहाँ पर वो अंकित किए हैं।
शैली सुंदर है उनकी, सरल शैली है और जैसे मैंने कहा मर्मस्पर्शी है, मन को छू लेता है। कविता पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा किस प्रकार ये दिया गया है। तो देखिए कविता के संदर्भ में दिया गया है। प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहाय नारी का अति सजीव चित्र अंकित हुआ है। गर्मियों की तपती दोपहरी में अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। एक ओर तो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है और दूसरी ओर मध्याह्न के विषम ताप में यह प्रताड़ित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। अर्थवैषम की ओर ध्यान आकृष्ट कराने वाली यह प्रगतिवादी रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। तो देखिए महिला का वर्णन है जो इस प्रकार मजदूरी का काम करके जो काम करने वाले हैं या फिर कमाने वाले हैं उनके प्रति जो है वो अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। तो ये रचना जो है प्रगतिवादी रचना कहा गया है। तो आप जानते हैं जैसे हम हिंदी के इतिहास को पढ़े थे तो उस संदर्भ में आधुनिक काल था, अंतिम समय जो है आधुनिक काल है। तो इस आधुनिक काल के संदर्भ में तो मैंने कहा था जो भी गद्य का भाग है या फिर जो कहानी वगैरह जो लिखा गया था वो सभी हम आधुनिक काल में देखते हैं। उसके साथ काव्य रचे नहीं गए ऐसा नहीं है। आधुनिक काल के काव्य जो रहे हैं या फिर कविताएं जो रहे हैं तो वो जो है अलग अलग दिशा को लेकर चले गए हैं। जैसे मध्यकालीन में आप देखते हैं भगवान की भक्ति को लेकर या फिर समाज कल्याण हो सकता है या फिर समाज सुधार के संदर्भ में हो सकता है, मानव के लिए नीतिपरक संदेश लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं लिखे गए मध्यकालीन के संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में, भक्ति काल के संदर्भ में, चाहे वो भक्ति किसी की भी करे। तो आधुनिक काल में ये सिलसिला आगे बढ़ा लेकिन वहाँ पर परिवर्तन आए। जैसे जैसे समय बीता तो वैसे वैसे लिखने में भी, साहित्य में भी परिवर्तन आ गया। जैसे गद्य का रूप हम देखते हैं, काव्य का रूप भी हम लोग वहाँ पर देखते हैं, लेकिन काव्य का रूप के संदर्भ में क्या हो गया था वहाँ पर कविता के संदर्भ में जो लक्षण थे या फिर उस समय के जो वहाँ पर स्थिति थी उन स्थितियों के आधार पर नया रूप देकर खड़ी बोली हिंदी में जो रचनाएं रचते गए, काव्य शैली में जो रचनाएं रचते गए तो वहाँ पर जो है आधुनिक हिंदी का रूप हम लोग देखते हैं। तो जो रचनाएं उनमें प्रस्तुत संदर्भ में जो जरूरी था, प्रस्तुत संदर्भ जो चल रहा था, जो प्रेजेंट हम कहते हैं, वास्तविक जो चित्रण चल रहा था उसी को जो है अपने मन के भाव का जो है वो रूप देकर जो है कविताओं की रचना वो करते हैं। तो ये जो भाव है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रगतिवाद रचना उसके लिए है कुछ संदर्भ में, काव्य के संदर्भ में या फिर काव्य विधा में जो है कई सारे वाद आते गए, उसके लिए वाद का नाम दिए हैं। जैसे शुरुआत के दौर में जो है जैसे छायावाद कहा जाता है, छाया मात्र पढ़ने पर जो कहा जाता है, फिर छाया मात्र उनकी जो रहती है, छाया किसकी छाया वहाँ पर आता है तो वो प्रकृति की है, प्रकृति का चित्रण है, प्रकृति का अंश लेकर जो वहाँ पर रचे गए कविताएं हैं वो छायावाद के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह के लक्षण को लेकर जो लिखे गए उन सारी कविताओं को छायावाद के संदर्भ में रखे, इस तरह के वाद बनाते गए। छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कई सारे हैं, हालावाद है, कई सारे वाद ऐसे जो है निकलते गए। मतलब उस समय कुछ समय के लिए कुछ संदर्भ के संदर्भ में क्या हो गया, कुछ लक्षणों के अनुसार जो है कविताएं रचे गए। उनको कोई वहाँ पर नियम नहीं था, पाबंदी नहीं थी कि इसी पर लिखना है, ऐसे ही लिखना है। वो जैसे रचे गए अपने समय के अनुसार जो रचे गए उनको एकत्रित करते हुए पढ़ने की सुविधा के लिए जो है एक एक भाग में जो है उसे विभाजन किए। तो इन लक्षणों से जो होते हैं, फिर इन लक्षणों का मतलब कुछ एक लक्षण है प्रकृति को लेकर, भगवान को लेकर जो लिखते हैं, छायावाद में रखा गया भगवान के अंश को लेकर जो लिखा गया, आत्मा परमात्मा की जहाँ पर बात आ गई तो रहस्यवाद में रखा गया। जैसे मध्यम जो हमारा समाज रहा है, मध्यम वर्ग के लोगों को लेकर हो सकता है, आर्थिक स्थिति को लेकर हो सकता है, उसे लेकर जो लिखा गया उसे प्रगतिवाद में रखा गया। तो इसी प्रकार जो है इतिहास में आप लोग देख सकते हैं यही भाव जो है वहाँ पर हम देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग जो है देश के समाज की स्थिति का अंकन करते हैं तो वही भाव जो है यहाँ पर साहित्य के संदर्भ में भी विभाजन के रूप में आते गए। तो उसमें से जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद के द्योतक के रूप में जो है इनकी कविता ये मानी जाती है। तो बहुत ही चर्चित इनकी कविता रही है। तो ठीक है, देखिए हम कविता की ओर बढ़ेंगे। कविता में क्या है, पहले कविता का वाचन करेंगे। देखिए कविता है तोड़ती पत्थर, कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह तोड़ती पत्थर
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नयन तन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरो अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लो, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई माँ प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा चिन्हतार। देख कर कोई नहीं देखा उसे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। साज सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं, ज्योति सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी की जो एक कविता है बहुत ही मर्मस्पर्शी है। तो कविता वाचन के संदर्भ में आपको थोड़ा बहुत तो उसमें से पता चला होगा क्या इसमें है या फिर क्या वहाँ पर वो कहना चाहते हैं। तो देखिए कविता के संदर्भ में है विश्लेषण देखेंगे। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो देखिए वह तोड़ती पत्थर, स्त्री बैठी है, एक नारी बैठी है, उसका काम क्या है? पत्थर तोड़ने का काम है। पत्थर तोड़ रही है, पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। तो कहाँ पर उन्होंने देखा है? देखा मैंने उसे मैंने देखा कहाँ पर? इलाहाबाद के पथ पर। इलाहाबाद प्रदेश का नाम है, जानते हैं। तो उस पथ पर, पथ मतलब मार्ग है, इलाहाबाद के एक पथ पर जो है जहाँ से वो गुजर रहे थे, तो वहाँ पर एक महिला पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। वही जो है वो दोहरा रहे हैं, वह तोड़ती पत्थर। तो उसका काम क्या है? क्या काम कर रही है? पत्थर तोड़ने का काम जो है वो कर रही है। आगे देखिए, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। तो देखिए कोई न छायादार, जहाँ पर वो काम कर रही है, जहाँ बैठकर ये काम कर रही है ना, तो वहाँ पर कोई न छायादार, कुछ भी मतलब वहाँ पर छाया के रूप में नहीं है, मतलब उनके सिर के ऊपर कोई छाया नहीं है, छाव नहीं है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर बैठकर वो काम कर रही है। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। तो ऐसे वो पेड़ के तले मतलब पेड़ के नीचे जो है वो बैठी हुई है, ऐसे बैठी हुई है जैसे वो स्वीकार करते हुए बैठी है। मतलब छाया न रहने के बाद भी उसे तो काम करना है। जहाँ पर वो बैठकर काम कर रही है वहाँ पर कोई छायाधार पेड़ भी नहीं है, ऐसे वहाँ पर बैठकर वो काम कर रही है। श्याम तन वर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। देखिए श्याम तन, उनका जो तन है, शरीर है, श्याम रंग का है, काले रंग का है, श्याम रंग का है। बर बंधा यौवन, और उसके साथ जो है उनका यौवनावस्था में है, मतलब वो युवती यौवनावस्था की है, युवा है, अभी भी युवा है, पूर्ण रूप से यौवन उसमें भरा हुआ है। मतलब उनके जीवन की यौवनावस्था की युवती जो है वहाँ पर वो बैठी हुई है। न उम्र है या फिर बूढ़ी हो गई है ऐसा भी नहीं है, छोटी है ऐसा नहीं है, युवावस्था की युवती जो है, स्त्री जो है वहाँ पर बैठी हुई है। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, उसके नयन से लेकर, नत नयन मतलब उनके आंखों से लेकर, नयन आंखें हैं, आंखों से लेकर हर कोई जो है उनका शरीर का भाग कहाँ पर ध्यान है, कहाँ पर मग्न है, उनके काम पर। प्रिय कर्म रत मन, उनका जो प्रिय कर्म है, कर्म मतलब काम है, वो जो भी पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, अपने पत्थर तोड़ने का काम जो चला रही है, उस काम में रत मन, उनका मन जो है लग गया है। उनकी आंखें, उनका मन, पूर्ण शरीर का भाग कहाँ पर व्यस्त हो गया है? पत्थर तोड़ने का वो जो काम कर रही है, वो जो क्रिया कर रही है, वहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए कवि यहाँ पर वो कहना चाहते हैं, जहाँ पर वो बैठकर काम कर रही है, पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, उनका परिचय वो दे रही है। जहाँ पर वो बैठकर काम कर रही है तो वहाँ पर
कोई छाया नहीं है, छांव नहीं है, तो ऐसे ही बैठकर वो वहाँ पर काम कर रही है, ऐसे वो स्वीकार कर गई है, क्योंकि वहाँ पर ना कोई पेड़ है, छायादार पेड़ नहीं है, उनको छाया देने के लिए, छांव देने के लिए कोई वहाँ पर जो है पेड़ भी नहीं है, फिर भी उसे स्वीकार करके ऐसे ही जो है अपने काम के लिए वो बैठी है, क्योंकि काम करना उसके लिए महत्व है, काम जरूरी है, उसे छाया है या नहीं, या फिर उसे आराम मिलेगा या नहीं, ये देखने का उनके लिए समय नहीं है, या फिर वो देखने का भाव उसका जो है नहीं है। तो इसीलिए जो है न छाया रहने के बाद भी जो है वहाँ पर बैठकर जो है वो काम कर रही है। तो उनके शरीर का शक्ल का परिचय वो देखते हैं, तो श्याम रंग की उनका जो है शरीर बना हुआ है, फिर काले रंग का उनका शरीर है, और जो है पूर्ण रूप से यौवनावस्था में है, वो युवती है, पूर्ण रूप से बरबंधा यौवन, यौवनावस्था के, पूर्ण यौवनावस्था के उम्र में जो है वो रही है, मतलब युवावस्था की युवती रही है। उसके नयन से लेकर, उनके मन से लेकर हर शरीर के भाग जो है उनका जो प्रिय कर्म है, जो वहाँ पर पत्थर तोड़ने का काम है, उस काम के लिए लगा हुआ है, वो काम जो है यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से अपने काम में मग्न होकर, लीन होकर जो है वो काम कर रही है। गुरु हथौड़ा आगे का भाग है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। तो यहाँ पर कठिन शब्द देखिए, गुरु मतलब गुरु का अर्थ आप जानते हैं जो बड़ा होता है, तो भारी इस अर्थ में है, यहाँ पर अर्थ है भारी या फिर वजनदार जो हम कहते हैं। हथौड़ा जानते हैं ना, मारने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं हथौड़ा है, या फिर जो अगर तोड़ने के संदर्भ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पत्थर वगैरह तोड़ना हो, कुछ तोड़ना हो, तो बड़े बड़े हथौड़े हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो वहाँ पर लकड़ी से बना हुआ लोहे का जो भाग होता है वो हथौड़ा है। तो उसे जो है यहाँ पर हथौड़ा भारी जो मतलब वजनदार जो होता है उसे या फिर उसके संदर्भ में उस अर्थ में जो है गुरु हथौड़ा है, मतलब जो बड़ा होता है, वजनदार भारी होता है, उस अर्थ में। प्रहार मतलब बार बार जो प्रहार करती है, टक टक लगाकर जो वहाँ पर आती है आवाज़, आप देखे होंगे, अगर आप देखे हैं आपकी कल्पना में ये आ जाता है। पत्थर तोड़ने का काम जो कोई भी करता है, तो आप लोग देखिए पत्थर या फिर लकड़ी तोड़ते संदर्भ में आप देख सकते हैं, लकड़ी तोड़ने के लिए अलग है, साधन अलग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए वो जो है बार बार प्रहार करना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये जो है बार बार प्रहार मतलब उसके लिए तोड़ना है, मारना है। सामने तरु, तरु मतलब वृक्ष है, आया हुआ है शब्द, ध्यान में रखिए, तरु वृक्ष या फिर पेड़ के संदर्भ में है। मालिका अट्टालिका मतलब मालिका मालक के समान या फिर अमीर लोग, जो बड़े लोग कहा जाता है, उस अर्थ में है। अट्टालिका महल है, बड़े बड़े भवन जो हम कहते हैं, उस अर्थ में है। प्राकार मतलब जो चार दीवारी कहा जाता है, जिसे हम कंपाउंड के अर्थ में भी ले सकते हैं, या फिर चार दीवारी से जो हम लोग बांध दिए होते हैं उसके लिए प्राकार कहा जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं देखेंगे। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, उनके हाथ में क्या है, भारी भरकम का या फिर वजनदार हथौड़ा है, और उससे अपने हाथ में रखकर क्या कर रही है, वो बार बार प्रहार कर रही है। तो उसका काम क्या है, पत्थर तोड़ने का काम है, पत्थर तोड़ रही है। तो एक ही बार एक मार लगाएंगे तो पत्थर तोड़ने वाला नहीं है, नारियल जो तोड़ने से या फिर उसके समान नहीं है, उसे पत्थर तोड़ना है, पत्थर तोड़ने का काम करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में पत्थर को उससे बांटना है, तो टुकड़े टुकड़े उसे करना है। तो उतनी शक्ति का जो है वहाँ पर मतलब उसे प्रहार करना होता है शक्ति के साथ, या फिर शक्ति जो है उसे वहाँ पर लगाना पड़ता है। तो इसीलिए जो है कवि यहाँ पर कह रहा है, तो उसके हाथ में क्या है, हथौड़ा है, गुरु भारी भरकम का हथौड़ा है, हाथ में उसे लिए बार बार वो प्रहार कर रही है। तो बार बार उनका प्रहार वहाँ पर चोट पड़ने पर जो है उनका काम जो है आगे आसान होने वाला है। जितना प्रहार उन पर पड़े, जितनी चोट वहाँ पर पड़ेगा, तो उस पर जो है वहाँ पर पत्थर टूटने वाला है। तो इसलिए वो कह रही है, सामने तरु मालिका अट्टालिका, जहाँ पर ये पत्थर बैठकर तोड़ रही है ना, तो पहले ही उन्होंने कहा है ना छाया है ना कुछ भी है, लेकिन जहाँ पर ये बैठकर काम कर रही है, तो उसके सामने मतलब उनके सामने, उस स्त्री के सामने जो है जहाँ काम चल रहा है उसके सामने क्या है, वहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने दूर जगह पर पेड़ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर कई बड़े लोग निवास कर रहे हैं, बड़े लोगों का निवास वहाँ पर है। तो कहाँ पर वे, तो वो लोग महलों में हैं, बड़े बड़े महलों में हैं। प्राकार मतलब चार दीवारी में बंद अपने घर को, भवन को, महल को संभाल कर रखे हैं।
तो देखिए कवि का कहने का आशय है ये पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, वो भी वहाँ पर न छाया है न कुछ भी है, ऐसे जगह पर बैठकर अपने भारी भरकम हथौड़ा हाथ में लिए बार बार प्रहार करते हुए चोट देते हुए काम कर रही है। जहाँ पर ये बैठकर काम कर रही है उसके सामने जो है बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े महल हैं, तो वहाँ पर जो है जो बड़े लोग हुआ करते हैं तो इनके सामने वो है। तो वहाँ पर उनका कहने का आशय ये है कि जो बड़े बड़े भवन बनते हैं इन लोगों के काम से वो बनते हैं। पत्थर तोड़ने का काम हो सकता है, ईंट वगैरह जो भी है, सीमेंट का काम है, हर कोई काम करने के बाद ही जो है हम लोग घर बना सकते हैं। ऐसे ही लाकर पत्थर रखेंगे, ऐसे ही लाकर सीमेंट रखेंगे तो घर नहीं होगा। तो ऐसे मजदूरों के काम से, उनके परिश्रम से घर बनते हैं और बड़े लोग जो है उस घर में आराम से रहते हैं, इन लोगों की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो इसलिए जो है कवि कह रहा है जहाँ ये बैठकर काम कर रही है ना तो वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बैठकर वो जो है काम कर रही है, अपने काम में लीन है। लेकिन उनके सामने क्या दिखाई दे रहा है, कई सारे पेड़ लगे हैं उनके सामने, कई सारे बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ प्राकार जो अलग अलग दीवार से युक्त जो है या फिर दीवारों में बंधे को भवन दिखाई दे रहे हैं। तो इस कारण से जो है कवि यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि वहाँ पर वो जो स्त्री है बैठकर काम कर रही है तो उनका काम करने का तरीका किस प्रकार का है, कैसे वो काम कर रही है। तो वहाँ पर जिस प्रकार वो काम कर रही है तो उसकी जिस तरह की स्थिति है, उनकी मनोदशा जिस प्रकार का है वो कह रहे हैं। ठीक उनके सामने वहाँ पर क्या है तो कई सारे जो है वहाँ पर भवन वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो भवन वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो उन भवनों के सामने जो है ये बैठी हुई है, आमने सामने इनका जगह है और ये अपने काम में लीन होकर अपना काम जो है कर रही है। तो कवि जो है यहाँ पर उस स्त्री की मनस्थिति जिस प्रकार की है उसे लेकर वो वर्णन कर रहे हैं। तो ठीक है, आगे का कविता का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप लोग कविता को ध्यान से पढ़िए एक बार। तो जब भी मैं पढ़ाती हूँ या फिर विश्लेषण करती हूँ, सामने किताब या फिर हम मेरा जो PDF भेजा हुआ है उसे तो सामने रखकर बैठे ताकि आपके कठिन शब्द वगैरह आपको पता चल जाएंगे। तो अगर आपको इसके बाद भी, मेरे विश्लेषण के बाद भी अगर कोई शब्द छूट गया हो, मुझे कहने में नहीं आया हो, तो आप कभी भी उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगला विश्लेषण अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।